चुनाव आयोग के चुनाव अधिकारी हैं वो अपना संवैधानिक काम न करते हुए केवल सत्ता की सुनते हैं, वो विपक्ष की भी सुनते नहीं है। ये कहना चाहता हूं, पहला ऐसा असंवेदनशील जो प्रधानमंत्री है, वो शहीदों के नाम पर आप भाजपा को वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बेशर्मी की सारी हदें पार हो जाती है। इसका मतलब जानबूझ करके वो हमला कराया गया था। ये ईमानदारी से चुन करके आए हुए लोग नहीं है, ये बेईमान भ्रष्टाचारी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की खान बन चुकी है आज की तारीख में। गरीब लोगों की लैट्रिन तक के लिए पैसे को भी खा जाते हैं। ये लैट्रिन खाने वाले लोग क्या देश का विकास करेंगे? ये सेना के जवानों के कफन तक को भी बेचकर खा जाते हैं। भारत की सर्वोच्च न्यायालय को देश की संसद में जो कानून बनाए जाते हैं उस पर अमल करके, उसका निगरानी करके, उसको शक्ति से पालन करवाने के लिए जिम्मेदारी लगाई गई है, न कि ऐसे विवादास्पद निर्णय देने की। 92 में ऐसा निर्णय भी दिया गया था बैकवर्ड क्लासेस के संदर्भ में। तो 92 से लेकर के लगभग अभी 2024 चल रही है, 24 और 8 32 साल तक उस मामले को उलझा के रखा। संविधान की मूल भावना क्या है? जिसकी जितनी संख्या है उस संख्या के हिसाब से उनको हिस्सेदारी दी जाए। मगर जानबूझ करके ऐसे विवादास्पद मुद्दे जो है वो पार्लियामेंट के जो मामला है वो पार्लियामेंट की बजाय वहां सुलझने चाहिए, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट उसको उलझाने का काम करती है। साथियों, केवल पंजाब सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार का ये जो मामला था, SC ST का मामला, वो अभी देश की संसद सुप्रीम कोर्ट में आ गया और वहां बहुत सारे 2004 से लेकर के 24 तक 20 साल का लंबा समय लगा करके अभी 1 अगस्त को 7 जज की कमेटी ने, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी कर रहे थे, वो 7 जजों में 6-1 से यह फैसला सुनाया गया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कोटे में कोटा लागू किया जाए, ऐसा एक निर्णय सुनाया गया। तो उस निर्णय को संसद में खारिज भी कर सकते थे। बीजेपी की गवर्नमेंट है, मगर वो संसद में खारिज करने की बजाय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल बयान दे रहे हैं। कुछ SC ST के जो चाटुकार सांसद थे, वो सांसद नाम मात्र के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए वहां प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए जाते हैं और वहां जाने के बाद कहते हैं कि ये फैसले के बारे में कुछ कहो, इसको लागू नहीं किया जाए। हरियाणा का चुनाव था, जम्मू कश्मीर का चुनाव है, चुनाव अभी हो चुका है, हरियाणा का भी हो चुका और उसके बाद में भी महाराष्ट्र का चुनाव आने को है, झारखंड का चुनाव आने को है। तो ये तमाम चुनावों को ध्यान में रख करके इस तरीके से ये फैसला उन्होंने सुनाने का काम किया। तो प्रधानमंत्री ने केवल बयान दिया इस बात को लेकर के कि नहीं, हमारी सरकार इसको लागू नहीं करेगी, जबकि उसको पार्लियामेंट के अंदर में अगर लागू नहीं करेगी तो उसको खारिज कर देना चाहिए। रूलिंग अपोजिशन के लोगों को मिलकर के, कांग्रेस बीजेपी के लोगों को मिलकर के अगर उनको लग रहा है वो उसको समीक्षा करने का अधिकार उनको है, ऐसा नहीं किया, बल्कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में लेकर के अपनी समीक्षा की फिर से उसकी जो पुनर्विचार करने के लिए एक अपील डाली गई और उस अपील को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। तो अब ये ऐसा एक बड़ा ज्वलंत विषय था कि तमाम राजनीतिक लोग इस असमंजस में पड़ गए। जो बहुजनों की पार्टियां हैं वो भी असमंजस में पड़ गई, कांग्रेस के लोग भी इस असमंजस में पड़ गए कि अब इसका विरोध करें कि इसका समर्थन करें। अब उनको या तो समझ में नहीं आ रहा है, SC ST के तमाम सांसद और विधायकों को तो वैसे भी समझ के परे है, वो तो केवल अंगूठा टेक लोग हैं, वो केवल अपनी सीट बजाने के लिए लगे रहते हैं केवल। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हम लोगों ने समझा कि देश, यहाँ बैठे हुए लोग ही नहीं बल्कि यहाँ के बाहर के लोग भी, लाइव टेलीकास्ट केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी चल रहा है, इसका जो है ये विदेशों तक भी पहुंचे कि भारत की जो सरकार है वो किस प्रकार से बीजेपी गवर्नमेंट, वो जन विरोधी सरकार है, अपने ही देशवासियों के
विरोध में उनके हक और अधिकारों को छीनने का काम करती है। ये जैसे अंग्रेज लोग विदेशी थे, वैसे ही आज की तारीख में जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, ये अंग्रेजों की तरह से ही विदेशी लोग हैं। डीएनए इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तो साथियों, ये इस तरीके से ये पीएम साहब ने केवल बयान दिया इस पर जो है, जबकि वो खारिज करना चाहे तो कर सकते थे। इसको लंबा खींचने का मामला है, अभी तक कैसे चलता रहेगा थोड़े दिन के लिए, ये ज्यादा लंबा ना चले, इसलिए आप लोग इससे निजात पाना चाहते हो तो अपनी ताकत, अपने बलबूते पर हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी है। बहुजन मुक्ति पार्टी जो आज की तारीख में हमने 50% काम तो लगभग कर दिया है। 50% काम क्या है? राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा करने का, राजनीतिक रूप से संगठन खड़ा करने का काम आज की तारीख में भारत में बहुजन मुक्ति पार्टी के अलावा किसी भी दल के पास में नहीं है जो मूल्यवासी बहुजनों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 50% काम है दोस्तों। और रही बात 50% की, तो उसके दो रास्ते हैं। एक तो चुनाव लड़ करके हम लोग इस देश के शासक बन सकते हैं, मगर जिस तरीके से चुनाव की जो प्रक्रिया है, भारत के संविधान निर्माताओं ने चुनाव लड़ने के लिए जो साधन बताया, आज देश के जो चुनाव आयोग के चुनाव अधिकारी हैं, चुनाव कमिश्नर साहब हैं, वो अपना संवैधानिक काम न करते हुए केवल सत्ता की सुनते हैं, वो विपक्ष की भी सुनते नहीं है। वो विपक्ष के लिए भी 1 मिनट का समय नहीं देते हैं। वो समय मांगते हैं, किसी से मिलने का समय नहीं देते हैं। तो साथियों, हम ये चाहते हैं कि सरकार हमेशा बीजेपी की बनी रहने वाली नहीं है। जो अधिकारी हैं, जो चुनाव आयोग में बैठे हुए आयुक्त हैं, सरकार हमेशा कांग्रेस की बनी नहीं रही, कांग्रेस के सारे पे भी करते रहे। आपको अपने संवैधानिक पद की शपथ लेते हो, उसका निर्वहन करने की जरूरत है। तो हम लोग केवल यही कहते हैं कि कोई गलत काम करने का काम मत करो, बल्कि जो संविधान में आपको जो जिम्मेदारी लगाई है, उस संविधान के दायरे में रहकर के काम करने की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो चुनाव के बजाय दूसरा भी एक रास्ता है, और वो दूसरा रास्ता है साथियों, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करने की। तो हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे, बैलेट के साथ साथ में बुलेट की भी हमको तैयारी करनी होगी, क्योंकि वहां पर बैलेट पेपर लूटने का काम शासक जाति के लोग करवाते थे, हमारे लोगों को वोट भी नहीं डालने देते थे। इसलिए उन्होंने बैलेट के साथ साथ में बुलेट की तैयारी करने के लिए कहा था, गन की तैयारी की कहा था। तो हम बुलेट की नहीं, बल्कि साथियों जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर हम देश के हुक्मरान और शासक बनेंगे। दूसरा, जब से पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार बनी है, कोई भी परीक्षा, या तो परीक्षा ही नहीं हो रही है, नौकरियों में भर्ती ही नहीं निकल रही है। एक आध कहीं निकलती भी है तो वो भर्ती का मामला जो रद्द कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में लटका दिया जाता है। इसलिए साथियों, ये डबल इंजन की सरकार जो वोट लेने के लिए केवल बखान करते हैं, ये डबल इंजन की सरकार आज की तारीख में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इनकी सरकार में कोई भी भर्ती का काम नहीं हो रहा है, कोर्ट में मामला लटक जाता है, परीक्षाएं रद्द हो जाती है। नीट परीक्षा इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। तीसरा जो विषय है हमारा जो है, वो है पुलवामा हमला। ये देश के समय बहुत महत्वपूर्ण विषय हमने चर्चा के लिए रखा है। ये पक्ष और विपक्ष तक पहुंचे, हमारे लोगों को जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। देश में किसी भी चुनाव के समय पर, जब भी कोई चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। तो इस चुनाव के समय पर आतंकवादी जो होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। सेना के हमारे जो जवान हैं वो हमले, सेना के जवान पर हमले होने की खबरें मीडिया में आने लगती हैं, जिसमें निर्दोष जवान शहीद हो जाते हैं। यह महज संयोग है या कोई भयानक षड्यंत्र? एक चर्चा आपको शायद याद होगा, 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, और 2019 के लोकसभा चुनाव के समय पर जिस दिन पुलवामा हमला हुआ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रुद्रपुर में रैली कर रहे थे। जिनके पास आईबी है, सीबीआई है, एलआईयू है, हर तरीके की सारी संस्थाओं के चीफ है। क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं मालूम था
इधर रैली की तैयारी हो रही है और उधर 42 जवानों को शहीद करा दिया जाता है। और पहला, मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं, पहला ऐसा असंवेदनशील जो प्रधानमंत्री है जो कि सेना के जवानों की हत्या और वोट मांगने का काम करता है। कितनी शर्मनाक बात है अपने आप में ये। वो ये कहते हैं कि भाइयों बहनों, क्या सेना के जवान जो शहीद हुए हैं उस शहीदों के नाम पर आप भाजपा को वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बेशर्मी की सारी हदें पार हो जाती है। इसका मतलब जानबूझ करके वो हमला कराया गया था और इसका सबसे पहला खुलासा करने वाला कोई महान शख्सियत है देश और दुनिया के अंदर में कि पुलवामा हमला किसने करवाया। ये भारत सरकार की फेलियर का नतीजा था, सब कुछ मालूम था। और वो पहले शख्सियत का नाम है आदरणीय वामन मेश्राम साहब। भारत का मीडिया पर पाबंदी लगा दी नरेंद्र मोदी जी ने कि कोई मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगा, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने वो खबर चलाई और दुनिया के लोगों तक इस बात को पहुंचाया कि भारत सरकार की फेलियर की वजह से। और 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में फिर वहां के जो तत्कालीन गवर्नर थे सतपाल मलिक जी, उन्होंने बाद में कहा, ऑन ड्यूटी नहीं कहा, हो सकता है अंदरूनी तरीके से कहा हो, लेकिन बाद में मीडिया के सामने आकर के कहा कि मैंने सरकार से कहा था कि जवानों को एयरलिफ्ट कराया जाए। मैंने बताया था, उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं किया और मुझे चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया। ये सारे देश, और उस बात को जो 2 साल 3 साल के बाद में कहा, उसी दिन मेश्राम साहब ने इस बात का खुलासा किया। दोस्तों, एक निर्भीक निडर लीडरशिप और वहां पर सेना के जवान शहीद हो गए और प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है। वो 3-4 बजे तक सारा रैलियां करते रहे, इधर जवान शहीद हो रहे हैं, वो रैलियां में मशगूल हो रहे हैं पूरे तरीके से। तो ऐसे असंवेदनशील जो व्यक्ति है उसको भारत की जनता को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ये ईमानदारी से चुन करके आए हुए लोग नहीं है, ये बेईमान भ्रष्टाचारी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की खान बन चुकी है आज की तारीख में, जो गरीब लोगों की लैट्रिन तक के लिए पैसे को भी खा जाते हैं। ये लैट्रिन खाने वाले लोग क्या देश का विकास करेंगे? ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर दी है। शौचालय में घोटाला करते हैं, शौचालय के, और उसको भी खा जाते हैं पैसे को जो गरीब लोगों को मिलना चाहिए, और बोलते हमने इतने सारे शौचालय बनवाए। ये गरीब, ये सेना के जवानों के कफन तक को भी बेचकर खा जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय जब कारगिल युद्ध हुआ, वो कफन घोटाला, ताबूत घोटाला करने का काम ये कोई और नहीं, ये बीजेपी के जो राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग हैं, यही बीजेपी के राष्ट्रद्रोही लोग थे उस समय, जो सेना के जवानों के ताबूतों को भी घोटाला करने का काम किया। ये राष्ट्रभक्ति की सर्टिफिकेट बांटते हैं समय समय पर जो है। इसलिए साथियों, आप लोगों को निडर होकर के और पूरे देश के अंदर में अपना बूथ स्तर तक का संगठन खड़ा करना है। ये क्राउड नहीं है, ये हमारा कैडर है। ये वही बहुजन मुक्ति पार्टी है जो लाखों का 10 लाख लोगों की महारैली करने का काम हम लोगों ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार किया। यहाँ एक आदमी 1-1 लाख के बराबर है और आने वाले समय में बहुत जल्द ही ये जन आंदोलन सफल होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप लोगों का साथ सहयोग रहेगा। निश्चित तौर पर हम लोग बूथ स्तर तक चलो गांव की ओर बहुजन शासक बनो अभियान के अंतर्गत हम इस लड़ाई को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।